नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल द एनालिसिस स्टेशन पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि विश्व किस प्रकार अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन के लिए चाइना पर निर्भर करता है। आज के समय फॉसिल फ्यूल एनर्जी का मुख्य स्रोत हैं, जो कि कार्बन एमिशंस का एक मुख्य कारण है और फॉसिल फ्यूल्स पर हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर पूरी तरह निर्भर करता है। अगर हम एक स्टडी के अनुसार देखें तो 1990 से लेकर 2019 तक जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है वो 4.62 गीगाटन से बढ़कर 8.65 गीगाटन हो गया, जो कि टोटल ग्लोबल एमिशंस का 17% है। इस प्रकार ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक तरह से बिगेस्ट एमिटर है कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कम करना चाहते हैं और क्लाइमेट चेंज को और ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हैं तो हमें अपना ट्रांसपोर्ट सेक्टर यानी या कन्वेंशनल ट्रांसपोर्ट सेक्टर है को ग्रीन ट्रांसपोर्ट सेक्टर की तरफ लेकर जाना होगा, या हमें किसी अन्य वैकल्पिक को तलाशना होगा जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें लिथियम आयन बैटरी की तरफ जाना होगा, जिसका लाइफ स्पैन भी अच्छा है और एनर्जी डेंसिटी भी काफी अच्छी है। इस जबकि हम अगर विश्व 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनना चाहता है तो हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी इसी तरफ कदम लेने होंगे और हमें कन्वेंशनल सेक्टर से एक तरह से ग्रीन ट्रांसपोर्ट सेक्टर की तरफ जाना होगा। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के इशू पर सभी देश मिलकर अपने लिए टारगेट सेट करते हैं, जिसमें यह सभी देश मिलते हैं जिसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। COP21 में 196 देशों ने मिलकर अपने लिए कुछ टारगेट सेट किए या कुछ पॉलिसीज और अपने गवर्नेंस इशू सामने लाए, जिनका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को कम करना था। इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज करने के लिए अपने अपने नेशनल लेवल पर कुछ टारगेट सेट किए, जिसमें फ्रांस, यूके और नीदरलैंड ने मिलकर यह डिसाइड किया कि वो 2040 तक अपने इंटरनल कंबशन इंजन्स को पूरी तरह बैन कर देगा। इसी प्रकार साउथ अफ्रीका ने अपने लिए टारगेट सेट किया कि वह 2030 तक अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट शेयर को 20% तक ले जाएगा। इसी प्रकार इंडिया ने भी अपने लिए कुछ टारगेट सेट किया, जिसमें इंडिया ने डिसाइड किया कि इंडिया में 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे 2030 तक। हमने देखा कि सभी देशों ने अपने अपने लिए कुछ टारगेट सेट किए हैं। अगर हम इन टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं तो इसमें हमारे सभी देशों का पास कुछ न कुछ रिसोर्स होना चाहिए, जिससे हम अपने इन टारगेट्स को पूरा कर सकें। आज के टाइम पर जो क्रिटिकल मिनरल हैं जिनकी जरूरत बैटरी बनाने में होती है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है और देखा जाए तो ये रिसोर्स कुछ ही देशों के पास हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, चिली, चाइना लगभग 86% होल्ड करते हैं कोबाल्ट का, निकल का और लिथियम का, जिनकी जरूरत बैटरी बनाने के लिए है। अगर हम पूरी तरह से कुछ ही देशों पर डिपेंड कर जाएंगे तो ये सप्लाई चेन में डिसरप्शंस आ सकता है या रुकावट आ सकती है, जो हमारे टारगेट्स को पूरी तरह विफल कर सकती है। जैसा कि हमने कोविड टाइम में देखा कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज पूरी तरह से बिगड़ गई जब हम पूरी तरह से चाइना पर डिपेंड थे अपने फार्मास्यूटिकल मटेरियल्स के लिए। अगर हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर से कार्बन एमिशंस को कम करना चाहते हैं तो इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी इन्वायरमेंटली, सोशली एंड इकोनॉमिकली सस्टेनेबल होना चाहिए। अगर हम देखें कि जो बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो एनर्जी इंटेंसिव होता है, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी की जरूरत होती है। अगर हम देखें कि 1 किलोवाट आवर्स एनर्जी की एक लिथियम आयन बैटरी को प्रोड्यूस करने में लगभग 150 किलोवाट आवर्स की एनर्जी की जरूरत होती है, जिसके साथ साथ ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी होता है। अगर हम देखें कि कुछ स्टडीज में पाया गया है कि 24 किलोवाट
आवर्स की लिथियम आयन बैटरी को इनिशियल स्टेज से लेकर फैक्ट्री के गेट तक पहुंचाने में लगभग 3.4 मैट्रिक टन CO2 प्रोड्यूस होती है, जो खुद में भी एक ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का सोर्स बन जाता है। अगर हम इसको या ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कार्बन एमिशंस रिड्यूस करना चाहते हैं तो जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है इसमें, उसको भी हमें रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करना चाहिए, जैसे कि सोलर पावर और विंड पार्क्स एंड हाइड्रो पावर स्टेशंस से इस एनर्जी की पूर्ति की जाए। जो कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उससे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के लिए कुछ देश अपनी पॉलिसियों के साथ आए हैं, जैसे कि यूएस ने अपनी इन्फ्लेशन रिडक्शंस रेट एक्ट बनाया है और की साथ ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन भी अपनी एक नीति के साथ आया है जिसको बोलते हैं हम क्रॉस बॉर्डर कार्बन मैनेजमेंट। 2021 में ग्लोबल लेवल पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे उनकी संख्या लगभग 16 मिलियन थी, जो कि 2022 तक के एंड तक बढ़कर 26 मिलियन हो गई। अगर हम नेट जीरो एमिशंस के टारगेट को पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए विश्व के तौर पर लगभग 300 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि 2030 तक पूरा किया जाए। अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के निर्माण के लिए और अन्य ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे कि सोलर पैनल्स एंड विंड टर्बाइंस को बनाने के लिए भी क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। अगर हम IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज के डाटा को देखें तो ग्रीन टेक्नोलॉजीज को बनाने के लिए लगभग 31 मिलियन टन क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, जो कि हैं कोबाल्ट, निकेल, टीन, जिसके थ्रू हम अपने टारगेट जो कि है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकें और जिससे हम 2050 तक अपने सभी टारगेट्स को या कार्बन न्यूट्रल या जीरो एमिशन टारगेट को प्राप्त कर सकें। 44% कॉपर और 60% लिथियम अकेले चिली के पास है और 22% कोबाल्ट ऑस्ट्रेलिया के पास है और चाइना के पास देखा जाए तो रेयर अर्थ मेटल्स हैं और रेयर अर्थ मैग्नेट हैं जिनका यूज व्हीकल्स निर्माण में किया जाता है और चाइना का शेयर कोबाल्ट, निकल्स और टीन्स की प्रोसेसिंग में सबसे ज्यादा है। चाइना के पास ही सबसे बड़ी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट है और इसी के साथ चाइना के पास भी रिसाइकलिंग कैपेसिटी है, जो कि यूरोपियन यूनियन की कैपेसिटी से लगभग 1.5 गुना है। अगर हम IEA यानी कि इंटरनेशनल एजेंसी की रिपोर्ट को देखें तो उसमें पाया गया है कि अगर हम रिसाइकलिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर दे तो कोबाल्ट, निकल्स, टीन और अदर मिनरल्स की जो डिमांड है प्राइमरी रिसोर्स से कम 10% डिक्रीज हो जाएगी, जिसको हम अपने सेकेंडरी रिसोर्सेज से पूरा कर सकते हैं, जैसे कि रिसाइकलिंग। ग्रेफाइट भी एक तरह का क्रिटिकल मिनरल है जिसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। ग्रेफाइट 2 प्रकार का होता है, नेचुरल ग्रेफाइट और सिंथेटिक ग्रेफाइट। इसमें भी चाइना का अपर हैंड है। चाइना के पास लगभग 80% शेयर है जो नेचुरल ग्रेफाइट को प्रोड्यूस करता है और लगभग 90% शेयर सिंथेटिक ग्रेफाइट में है। मिड 23 के आते आते चाइना ने क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, जैसे कि गैलीलियम, और मिड 24 के आते आते इन्होंने ग्रेफाइट पर भी बैन लगा दिया, जिसने पूरी तरह से हमारे सप्लाई चेन की डिसरप्ट कर दिया, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत जरूरी होती हैं, जिसको कवर करने के लिए सभी देश अपने अपनी पॉलिसीज के तहत आए। जैसे कि इंडिया भी 25 में अपना एक मिशन लेकर आता है जिसको बोलते हैं नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशंस, जिसके तहत लगभग 30 मिनरल्स को इंडिया खुद प्रोसेस करेगा और प्रोड्यूस करेगा और इसके साथ साथ अन्य देश भी अपने अपने तरीके से सप्लाई चेन को मजबूत कर रहे हैं ताकि किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहा जा सके और अपने सभी टारगेट्स को
पूरा किया जा सके और क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कम किया जा सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।